कि ऐसे 500 में जो भी कुछ चाहिए वी हैव डिस्कस्ड। अब देखना हमारा अगला स्टैंडर्ड, ऐसे 501। अब ऐसे 501 साहब ये भी ऑडिट एविडेंस का भाई है। अब देखना ऐसे 501 का नाम क्या है, 501 का नाम भी ऑडिट एविडेंस है, ऐसे 500 का नाम भी ऑडिट एविडेंस था, ऐसे 501 का नाम भी ऑडिट एविडेंस है। अब ऐसे 501 क्या बोल रहा है साहब, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, यहां पे 3 आइटम्स के विषय में बात हो रही है खाली। एक इन्वेंट्री के विषय में बात हो रही है, दूसरा लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के विषय में बात हो रही है, और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन के विषय में बात हो रही है। तो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ना अपने एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में सही लेके चलना है, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेके चलना है। अगर हम लिटिगेशंस की बात करें सर, तो लिटिगेशंस के कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में अपने सही ऑब्टेन करके चलना है। और अगर हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो अपने सेगमेंट इंफॉर्मेशन के केस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को लेकर सही लेके चलना है। तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन इन्वेंट्री की बात करेंगे, फिर लिटिगेशंस की बात करेंगे, सेगमेंट इंफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले सर अगर इन्वेंट्री की बात करें, बोला सबसे पहले आप ये देख लो इन्वेंट्री मटेरियल है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो ठीक है भाई, आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब इन्वेंट्री अगर मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, आपने क्या करना है सर, साई लेना है। किस चीज के बारे में लेना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में लेना है। अब कैसे आप एविडेंस ले पाओगे रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, आपको खुद जाकर हालचाल देखना होगा इन्वेंट्री का, आपको खुद जाकर हालचाल देखना होगा इन्वेंट्री का कि इन्वेंट्री सही सलामत है कि नहीं, सही कंडीशन में है कि नहीं, सही क्वांटिटी है कि नहीं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो सर, आप उसके लिए जब भी मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ना इन्वेंट्री का, जब भी मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ना इन्वेंट्री का, वो आपको भी इंटीमेट करेगा। दैट इज अ रूल एज पर द स्टैंडर्ड्स कि जब भी मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा साहब इन्वेंट्री का, आप बोल के रखना मैनेजमेंट को कि आप हमें भी इंटीमेट कर देना। अब मैनेजमेंट आपको इंटीमेशन दे देगा कि यू नो वी आर कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेना, आप क्या कर लेना, उस फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड कर लेना। आप क्या कर लेना सर, उस फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड कर लेना, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है अटेंड करना किसी कारण की वजह से, तो अलग बात है। बट अगर प्रैक्टिकेबल है तो आप अटेंड कर लेना। और अटेंड करके आप क्या देखना, अटेंड करके आप क्या देखना, अब देखना लॉजिकल सी चीज सोचना, फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करा रहा है सर, वहां पे मैनेजमेंट करा रहा है। बट मैनेजमेंट के बिहाफ पे कर कौन रहे हैं, एम्प्लॉइज कर रहे हैं। और एम्प्लॉइज किसके बोले बोले कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बोले बोले कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये देख लेना सर कि मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो बराबर है कि नहीं, जो काउंटिंग हो रही है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं। और थोड़ा बहुत टेस्ट काउंटिंग करके भी देख लेना, थोड़ा बहुत टेस्ट काउंटिंग करके भी देख लेना, और साथ ही साथ इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट भी कर लेना, कंडीशन वगैरह बराबर है कि नहीं है। ठीक है सर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। तो पार्टिकुलरली यू कैन परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर जो भी एंटिटी ने फाइनल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड दिखाया है कि क्या वो एक्यूरेट है एंड क्या वो एक्चुअल फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। आप जब अटेंडेंस करोगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का, तो आप क्या क्या कर सकते हो अटेंडेंस के वक्त, आप इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर सकते हो ताकि उसके एग्जिस्टेंस का आइडिया लग जाए, कंडीशन का आइडिया लग जाए, टेस्ट काउंटिंग कर सकते हो, मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहा है कि नहीं चेक कर सकते हो, और जो भी काउंटिंग के प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं वो रिलायबल है कि नहीं, उस चीज का एविडेंस लेके चल सकते हो। तो जनरल बातें हैं। अब देखना यहां पे अगर हम बात करें तो पार्टिकुलरली अपने को क्या करना है सर, अटेंड करना है। अपने को क्या करना है सर, अटेंड करना है फिजिकल वेरिफिकेशन। अपने को क्या करना है सर, अटेंड करना है फिजिकल वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अब सर आपके पास न्योता आएगा किसी शादी का कि भाई साहब प्लीज मेरी शादी में आ जाना, तो आप क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, किसकी शादी है, बंदा खास है कि नहीं, फिर आप क्या देखोगे, कहां है, लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है, भाई 5 स्टार में शादी है तो पक्का जाएंगे अपन, है ना। तो पार्टिकुलरली आप वो सारी चीजें देख के चलोगे। फिर आप क्या सोचोगे, अकेले जाऊं या किसी दोस्त को साथ लेके जाऊं, अकेले जाऊं या किसी दोस्त को साथ लेके जाऊं, यहां भी बिल्कुल वो सारी चीजें ही हैं। आप सबसे पहले क्या देख के चलोगे, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, इन्वेंट्री का नेचर क्या है, उसमें रिस्क कितनी है। फिर जब रिस्क की बात करते हैं तो कंट्रोल्स की भी बात करते हैं, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कंट्रोल्स कैसे हैं, टाइमिंग ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटिंग क्या है, कौन से लोकेशन में इन्वेंट्री वेरिफिकेशन हो रहा है, कब है, कहां है, और एक्सपर्ट के असिस्टेंस की जरूरत है क्या, मेरे को एक्सपर्ट को साथ में लेके जाने की जरूरत है क्या, मेरे को एक्सपर्ट को साथ में लेके जाने की जरूरत है क्या। तो ये सारी चीज आप कंसिडर करके चल लेना, क्वाइट लॉजिकल। ठीक है। और यहां पे एक चीज और
सर इन्वेंट्री की अकाउंटिंग है ना, दो सिस्टम होते हैं। एक होता है परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम, एक होता है परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। आपने बचपन में पढ़ा था, आपने बचपन में पढ़ा था सर कि एक होता है परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम, और जो परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है दैट इज रिगार्डेड एज अ रिलायबल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। तो आप ये देख के चलना पार्टिकुलरली कि एंटिटी परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही है कि नहीं, परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप देख के चल लेना। मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो आपने क्या क्या देख लिया साहब, नेचर ऑफ इन्वेंट्री देख लिया, उसमें रोम कितने इन्वॉल्व है, कंट्रोल्स कैसा है, मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस बराबर है कि नहीं है, कहां पे है, लोकेशन क्या है, एक्सपर्ट को ले जाने का जरूरत है क्या। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके चल लेना। अब सर यहां पे दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन अटेंड ना कर पाए। पहला कारण है कि इम्प्रैक्टिकेबल, आपके लिए जाना पॉसिबल ही नहीं है, कोविड का समय चल रहा है, और कोविड का समय चल रहा है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है, लॉकडाउन का पीरियड अनसर्टेन है, आप जा ही नहीं सकते। या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन माइंस में हो रहा है, और माइन में जाना आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, तो जाना प्रैक्टिकेबल ही नहीं है सर। तो यानी कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द गिवन प्रोसीजर हियर, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप अटेंड कर सको। ये जो प्रोसीजर दिया वैसे 500 में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो पार्टिकुलरली अगर आप द गिवन प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे किसी कारण की वजह से, तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चलाओगे। एक ये वाला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन हो गया, आप इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस। उस वक्त कुछ कर्फ्यू वगैरह लग गया था, या उस वक्त मान लो कि आपका कोई इमरजेंसी का कुछ खुद का कोई काम आ गया था, कोई घर में बीमार हो गया था, तो पार्टिकुलरली क्या हुआ कि यार उस वक्त अटेंड नहीं कर पाए, आप उस वक्त अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू सम डिफिकल्टी, ड्यू टू सम अनफोर्सेन सर्कमस्टेंस। तो आप अभी अटेंड नहीं कर पाओ, आप बाद में तो जा सकते हो। आप अभी अटेंड नहीं कर पाए, आप बाद में तो जा सकते हो। क्या यहां पे अपने को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में स्विच करने की जरूरत है? नहीं, अपने को यहां पे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में स्विच करने की जरूरत नहीं है, समझना। यहां पे हम अभी नहीं गए, बाद में तो जा सकते हैं। तो यहां दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक क्या है सर, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल है सर, जाना पॉसिबल ही नहीं है। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एक ऐसे लोकेशन में हो रहा है जहां आपकी जान को खतरा है, तो पार्टिकुलरली इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलोगे। इफ द अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है जी। और अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी सही ना मिला, तो आप ओपिनियन को मॉडिफाई करके चलोगे एज पर ऐसे 705। लेकिन इसके अंदर ना ऐसे 200 की एक बात याद रख लेना, इसके अंदर ना ऐसे 200 की एक बात याद रख लेना कि इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब डिफिकल्टी नहीं होता है साहब। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब डिफिकल्टी नहीं होता है। इफ इट इज जस्ट ए डिफिकल्टी, इफ इट इज जस्ट ए डिफिकल्टी और टाइम और कॉस्ट इज इन्वॉल्व, और इसकी वजह से आप ऑमिट कर रहे हो उस प्रोसीजर को, तो पार्टिकुलरली दैट इज नॉट ए एक्सक्यूज फॉर यू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट अस से आप आपका जो ऑफिस है वो चर्च गेट मुंबई में है, और क्लाइंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहा है वो पुणे में करा रहा है। अगर आप ये बोलोगे कि साहब पुणे में जाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, इसलिए मेरे लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, तो आप जस्टिफाइड नहीं हो, है ना। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब क्या हो गया, कोई ऐसे लोकेशन में है जहां जाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, जाना आपकी जिंदगी के लिए खतरा है, या फिर मे बी कुछ लॉकडाउन वगैरह सिचुएशन है और कब वो लॉकडाउन हटेगा कुछ पता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। तो इस वाले पॉइंट का भी ध्यान रख के चलना, ठीक है जी। और दूसरा सिचुएशन क्या था, अनएबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस। तो अगर अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो सर, इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेटिव डेट में जाके फिजिकल काउंटिंग कर लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव डेट में जाके फिजिकल काउंटिंग कर लीजिएगा, और जो बीच के ट्रांजेक्शन हैं जिसको बोलते हैं इंटरविनिंग ट्रांजेक्शन, उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था 31 मार्च को, बट आप जा रहे हो 15 अप्रैल को। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था साहब 31 मार्च को, बट आप जा रहे हो 15 अप्रैल को। यानी ये जो बीच के 15 दिन है, यानी ये जो बीच के 15 दिन है, इनमें जो चेंजेस है इसे रिकंसाइल करके चलना, इनमें जो चेंजेस है इसे रिकंसाइल करके चलना, ठीक है ना। कि एज ऑन 31 मार्च कितना स्टॉक था, 15 अप्रैल को कितना स्टॉक है, इसके बीच कितना सेल्स हुआ है, इसके बीच कितना परचेज हुआ है, इसके बीच कितनी सेल्स रिटर्न हुई है, इसके बीच कितनी परचेज रिटर्न हुई है, उन फिगर्स को रिकंसाइल करके चलना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और इन्वेंट्री के अंदर फाइनल टॉपिक है सर कि इन्वेंट्री इज इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ऑडिटर साहब इन्वेंट्री तो हमारे पास है ही नहीं, ऑडिटर साहब इन्वेंट्री तो हमारे पास है ही नहीं, इन्वेंट्री तो किसी थर्ड पार्टी के पास है, हमने तो वेयरहाउस में दिया हुआ है, हमने तो इन्वेंट्री को प्लेज किया हुआ है किसी को। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करके चलोगे सर, ऑप्शन नंबर 1, आपको तो एविडेंस लेना है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कहां है साहब, किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो। ऑप्शन नंबर 1 साहब आप क्या करो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन।
बिकॉज प्रैक्टिकली जाके थर्ड पार्टी के प्रेमाइसेस में अगर आप सोचोगे ना कि थर्ड पार्टी के प्रेमाइसेस में जाके चेक करूंगा, तो आपका भी काम भरेगा और जल्दी से थर्ड पार्टी भी एग्री नहीं करेगा, बिकॉज वो सिर्फ आपका इन्वेंट्री नहीं होल्ड कर रहा होगा ना, बाकियों के भी कर रहा होगा। अब हर किसी का ऑडिटर जाके वहां चेकिंग करने लग जाए तो सोचो यार क्या हो जाएगा। तो पार्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, उससे कंफर्मेशन लेके चल सकते हो। लेकिन 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 अगर आपको थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में डाउट है, अगर आपको थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में डाउट है, तो यहां आप बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलोगे, यहां आप कंफर्मेशंस लेके काम नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने नीचे कि पार्टिकुलरली सीए राधा स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है एबीसी लिमिटेड का, और उसने देखा कि सब्सटेंशियल इन्वेंट्री ऑफ कंपनीज लाइंग विद सुपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर सर्टेन फिनिशिंग वर्क। शी प्लान टू टेक कंफर्मेशन फ्रॉम सुपर इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री लाइंग विद देम। बहुत अच्छी बात है भाई, लेनी भी चाहिए। However, the premises of super industries were recently raided by GST officials and proprietor was also arrested and put on jail and later released in bail. तो साहब ऐसा सर्कमस्टांसेस हुए हैं, मतलब क्लियर कट एक इंडिकेशन दिख रहा है यार कि उनकी इंटीग्रिटी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, उनकी इंटीग्रिटी डामाडोल है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में आप कंफर्मेशन लेके नहीं चलोगे, आप क्या करोगे सर, बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। आप क्या करोगे सर, बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट गो एंड विजिट द थर्ड पार्टी प्रीमाइसेस योरसेल्फ, और यू माइट आस्क द अदर ऑडिटर, और यू माइट इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंटेशंस हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। तो इस तरीके की चीज आप करके चलोगे। तो ये हो गया फर्स्ट एरिया, दैट इज इन्वेंट्री का एरिया। अब अगला एरिया आता है लिटिगेशंस का, अगला एरिया आता है लिटिगेशंस का। अब सर आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, कंपनी के खिलाफ अगर कुछ भी लिटिगेशंस वगैरह पेंडिंग है, कंपनी के खिलाफ अगर कुछ भी लिटिगेशंस वगैरह पेंडिंग है, क्लेम्स वगैरह पेंडिंग है, तो दैट इज वन ऑफ द एरिया दैट इन्वॉल्व्स ए हाई रोमम, राइट। तो उसका रोम ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क मैटर रहेगा कि कंपनी को उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज देनी पड़ सकती है फ्यूचर में, कंपनी का गोइंग कंसर्न तक खतरे में आ सकता है। अगर आउटकम ऑफ केस एडवर्स निकला तो कंपनी का गोइंग कंसर्न तक खतरे में आ सकता है, ऐसे 570 बीच में आ सकता है। सो दैट इज वाई आपने क्या करना है सर, आपने ऐसे 501 के हिसाब से आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि आप क्या कर सके सर, उन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स को आइडेंटिफाई कर सके जिसकी वजह से रो में राइज हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करके चलोगे सर, इसके लिए 3 टेक्निक दी है ऐसे 501 में। बोला सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेना, या फिर जो भी इन हाउस लीगल काउंसिल है उनसे इंक्वायरी कर लेना। तो इंक्वायरी तो हमारा फर्स्ट टेक्निक होता है एनीवेज, कि आप क्या करोगे, जाके मैनेजमेंट से पूछोगे कि मैनेजमेंट बताओ ना तुम्हारे खिलाफ लिटिगेशंस कौन कौन से चल रही है। लेकिन खाली मैनेजमेंट से पूछने से काम चलेगा क्या, नहीं सर, खाली मैनेजमेंट से पूछने से तो काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करके चले सर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू करके चले। आप क्या करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू करके चले। अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी का कोई भी मीटिंग हुआ लीगल काउंसिल के बीच, लीगल काउंसिल के साथ, तो उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू करके चले। और तीसरी चीज सर, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करके चले। बिकॉज अगर कंपनी के खिलाफ केसेस चल रहा है, कंपनी ने लॉयर की सर्विसेज हायर की होगी, अकॉर्डिंगली कंपनी ने लीगल फीस दी होगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो सर, डब्ल्यूआर भी ले सकते हो एडिशनली, दैट मैनेजमेंट से आपने डब्ल्यूआर ले लिया कि जो भी लिटिगेशन क्लेम्स है उसका जो डिस्क्लोजर है मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली दिया है। अब साहब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बोला अगर ऑडिटर को रोम मिल गया रिगार्डिंग लिटिगेशंस और क्लेम्स, तो साहब वो जो कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है ना, उसका एग्जैक्ट इंप्लीकेशन क्या आएगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या आएगा, वो असेस कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स फॉर दैट। उसके लिए अपने को किससे बात करनी चाहिए सर, एंटिटी के लीगल काउंसिल से बात करनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सीधा मैंने एंटिटी के लीगल काउंसिल का फोन नंबर निकाला, मेल आईडी निकाला, एड्रेस निकाला, मैंने सीधा लीगल काउंसिल को मेल शूट कर दिया, ये ठीक है, या फिर मैंने क्या किया, सीधा लीगल काउंसिल को फोन मिला दिया, हेलो जी आप मैनेजमेंट के लीगल काउंसिल हो जी। ऐसा नहीं कर सकते यार, डज नॉट लुक प्रोफेशनल, डज नॉट लुक डिसेंट। वो लीगल काउंसिल किसका है, मैनेजमेंट का है। तो आपने मैनेजमेंट से कंसेंट लेना होगा सबसे पहले, फिर ध्यान रखना आपको एक मैनेजमेंट क्या करेगा, आपको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना के देगा। आपको क्या करेगा मैनेजमेंट साहब, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना के देगा। और वो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो मैनेजमेंट ने आपको दिया है, वो लीगल काउंसिल को भेजा जाएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल काउंसिल के पास नहीं पहुंच सकते हो। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है जी। अब जब यहां पे हम बात करेंगे सर, यहां पे क्या बोला मैंने
कि पार्टिकुलरली जब भी ऑडिटर क्या करेगा सर, रो मैसेज करेगा रिगार्डिंग द लिटिगेशंस और क्लेम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो ऑडिटर क्या करने वाला है पार्टिकुलरली मैनेजमेंट से पहले परमिशन लेने वाला है, उसके बाद ही वो कम्युनिकेट करेगा लीगल काउंसिल से, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। और ऐसा वो करेगा लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू, जो कि मैनेजमेंट बना के ऑडिटर को देगा और फिर ऑडिटर लीगल काउंसिल को भेजेगा। अब यहां पे भी सर दो चीजें होती हैं, एक होता है जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, एक होता है स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, यहां पे भी दो चीजें होती हैं साहब, एक होता है जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, एक होता है स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी। जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब जहां पे आपने लीगल काउंसिल को इन जनरल बोल दिया कि गिव अस द लिस्ट ऑफ ऑल द लिटिगेशंस, तो हो सकता है उसमें रिस्पॉन्स रेट कम आए या सामने वाला रिस्पॉन्ड करने में इंटरेस्टेड ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी है आप वो भेज सकते हो। स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या होगा कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी सारा लिटिगेशन का डिटेल्स अपनी तरफ से दिया रहेगा, आप खाली उसका कंफर्मेशन लोगे लीगल काउंसिल से कि ये जो लिस्ट है कंप्लीट है कि नहीं है, ये जो लिस्ट है करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है जी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन करे यार कि रिस्क इतना सिग्निफिकेंट है कि अपने को लीगल काउंसिल से पर्सनली मिलना होगा। मान लो कंपनी की लीगल काउंसिल है दीपिका पादुकोण, कंपनी की लीगल काउंसिल कौन है सर, दीपिका पादुकोण। अब अभिनव बोल रहा है कि मुझे जाके दीपिका जी से पर्सनली मिलना है, पर्सनली मिलना है, तो भाई इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन सुनो, अगर तुम दीपिका से मिलना चाहते हो मिलो, अगर तुमको लग रहा है रिस्क मैटर कॉम्प्लेक्स है, रिस्क सिग्निफिकेंट है तो मिलो, लेकिन 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 अकेले मत मिलना, अकेले मिलना अलाउड नहीं है। मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लेके जाना। किसको साथ में लेके जाना बेटा, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लेके जाना। ओके सर। और अगर मैनेजमेंट ने हमें लीगल काउंसिल से मिलने की परमिशन नहीं दी, अगर मैनेजमेंट ने हमें लीगल काउंसिल से मिलने की परमिशन नहीं दी, तो हम क्या करके चलेंगे सर, हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैनेजमेंट ने हमें लीगल काउंसिल से मिलने की परमिशन नहीं दी, या फिर लीगल काउंसिल हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, बिकॉज लॉ रेगुलेशन के अंदर मना किया हुआ है कि लीगल काउंसिल आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे सर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलोगे। और अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंस नहीं मिला, तो यानी वी हैव वन ऑप्शन कि ऐसे 705 के अंदर हम मॉडिफाई करके चलेंगे अपने रिपोर्ट को। तो ये कौन सा एरिया हो गया सर, अपना लिटिगेशन का एरिया हो गया। और तीसरा है सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में एविडेंसेस लेना है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। आपने पार्टिकुलरली अगर हम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें, तो इसके लिए वी हैव ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव ए पार्टिकुलर इंड एएस, वी हैव ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव ए पार्टिकुलर इंड एएस, राइट। तो आपने क्या करके चलना है सर, आपने साई लेना है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और कैसे आप ऑब्टेन करो कि एफआरएफ के अंदर यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेथड्स दिया हुआ है, अलग अलग मेथड्स दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करते हो। तो आप ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मेथड्स, आप ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज मेथड्स, और आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चल सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चल सकते हो मतलब साहब कंपैरिजंस कर सकते हो, एक सेगमेंट का रिजल्ट दूसरे सेगमेंट से, करंट ईयर के सेगमेंट का रिजल्ट प्रीवियस ईयर के सेगमेंट से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजंस करके चल सकते हो। तो यहां पे पार्टिकुलरली हमारा ये वाला स्टैंडर्ड खत्म होता है, दैट इज ऐसे 501, दैट इज ऐसे 501। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया था, एक क्वेश्चन और देख लेना। यही पूछा हुआ है पार्टिकुलरली कि ऑडिटर रिव्यू करना चाहता है लीगल एक्सपेंसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड एज लीगल फीस ऑफ ₹10 लाख वाज इंकर्ड। ठीक है जी, मैनेजमेंट से पूछा तो मैनेजमेंट ने तुरंत से जवाब नहीं दिया, तो ऑडिटर ने लॉयर को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिया, डायरेक्टली इंक्वायरी लेटर भेज दिया। तो क्या अप्रोच ऑडिटर का सही है? द आंसर इज ऑडिटर का अप्रोच यहां पे सही नहीं है। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप उत्तराखंड के किसी लोकल एरिया का ऑडिट कर रहे हो, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उत्तराखंड के किसी रिमोट एरिया में जाना है, लेकिन वहां पे कुछ एजिटेशन वगैरह चल रहा है, स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, प्रोटेस्टर्स ने रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है और इसकी वजह से प्लांट एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब 1 महीने बाद गवर्नमेंट ने इनकी मांग सुन ली, तो 1 महीने के बाद ये जो ब्लॉकेड है वो लिफ्ट हो गया। तो क्या ये सिचुएशन इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का सिचुएशन है क्या? तो द आंसर इज सर, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या होता था कि फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना पॉसिबल नहीं है ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। जैसे ही प्रोटेस्ट ओपन हो गया, जैसे ही प्रोटेस्ट विड्रॉ हो गया, तो उसके बाद आप अटेंड कर ही सकते हो, ऑल्टरनेटिव डेट में तो जाके अटेंड कर ही सकते हो, 1 महीने बाद तो अटेंड कर ही सकते हो। So that is why this is not a situation of impracticability, it is a situation amounting to unforeseen circumstances. क्लियर है? तो यहां अपना अगला स्टैंडर्ड भी खत्म होता है, दैट इज ऐसे 501।